वेलकम टू ओबली प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। तो आज से हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग की शुरुआत करते हैं जो IAS PCS को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या और इसे अध्ययन की दृष्टि से कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें अर्थ प्लस शास्त्र। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब है यहाँ पे धन या संपत्ति। तो वहीं पर शास्त्र से तात्पर्य विज्ञान या सिद्धांत से है। यानी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें धन या संपत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में लिखना अगर हम बोलें तो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ और प्रॉपर्टी। तो अब बात ये करते हैं कि जो हिंदी जो अर्थशास्त्र शब्द है, अब ये अर्थशास्त्र शब्द जो धन या संपत्ति का विज्ञान कहा गया है, इसे किसने डिफाइन किया है? अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन या संपत्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ निकलता है अर्थशास्त्र का धन या संपत्ति का विज्ञान। अब आप जानते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का उल्लेख होता है, जिसके लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह सकते हैं। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जो मूल रूप से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। लेकिन इस पुस्तक में राजा द्वारा लगाए जाने वाले करों का और तरह तरह के करारोपण का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर हम बात ये करें कि जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है, क्या उसका संबंध अर्थशास्त्र विषय से है? तो नहीं, इसका संबंध जो है राजनीति विज्ञान से है। तो अब ये तो हो गया हिंदी का। अब हम बात ये करते हैं कि इंग्लिश में जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी उसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स की बात अगर करें तो इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक वर्ड यानी यूनानी भाषा का एक शब्द है इकोनॉमिया। इसको हिंदी भी लिख देते हैं, इसको पढ़ेंगे इकोनॉमिया। इसी शब्द से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। और इकोनॉमिया शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोस धन नोमास। अब बात ये करते हैं कि जो इकोस का अर्थ क्या होता है। इकोस का अर्थ होता है होम और नोमास का अर्थ होता है मैनेज। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो होम यानी गृह या घर कह लीजिए, और मैनेज का मतलब होता है प्रबंध या प्रबंधन। तो यहां पर इस इकोनॉमिया शब्द की का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है होम मैनेजमेंट। होम मैनेज या कह सकते हैं इसे होम मैनेजमेंट। तो इस प्रकार हिंदी में ये कह सकते हैं इसका अर्थ हो गया गृह प्रबंधन। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें गृह प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है इसमें गृह प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब बात ये करते हैं कि इसके शाब्दिक अर्थ का मतलब यही निकलता है। अब बात ये करते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसे गृह प्रबंधन के विज्ञान के रूप में किसने पहली बार परिभाषित किया? तो आप नाम सुने हैं अरस्तु का। अरस्तु या इसे कहते हैं एरिस्टोटल। तो अरस्तु और एरिस्टोटल के द्वारा सबसे पहले अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम था इकोनॉमिका नामक ग्रंथ में अर्थशास्त्र को यानी होम मैनेजमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये हो गई इसकी शाब्दिक परिभाषा। तो पहले मैंने आपको हिंदी का अर्थ बताया, हिंदी की शाब्दिक परिभाषा बता दी अर्थशास्त्र,
और अंग्रेजी इकोनॉमिक्स शब्द का भी मतलब बता दिया। अब हम इसके अन्य डिफिनेशन पे चर्चा करते हैं, जो मुख्य रूप से डिफिनेशन है। अब बात ये करते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स है क्या। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन की जाती है। अब इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अब बात ये करते हैं कि आर्थिक गतिविधि है क्या। तो आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जिसमें मानव को पूंजीगत लाभ ऑब्लिक हानि, यानी कह सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट और लॉस की प्राप्ति हो। तो आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जिसमें व्यक्ति को पूंजीगत लाभ या हानि की प्राप्ति हो। तो अब बात ये करते हैं कि आर्थिक गतिविधि किन के माध्यम से किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों के कारक क्या है। तो अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कह सकते हैं आर्थिक गतिविधि का कारण, यानी आर्थिक गतिविधियों का कारक, यानी किन के माध्यम से आर्थिक गतिविधि की जाती है। तो अगर हम मानते हैं, इसमें देखा जाए तो मान सकते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन भी एक आर्थिक गतिविधि है। तो वहीं पर निवेश, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं विनियोग, इंग्लिश में इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये भी एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। तो वहीं पर बात करें विपणन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग भी एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। फिर उसके बाद से बात किया जाए बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, व्यापार इत्यादि, इन सभी को आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। इसी तरह से और भी कई चीजें हो सकती हैं इसमें। इन सब का उद्देश्य क्या होता है? पूंजीगत लाभ की प्राप्ति करना। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी काम करें तो हमें लाभ के साथ साथ हानि भी उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अब कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मानव की सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि होती है जिसमें व्यक्ति को पूंजीगत लाभ या हानि की प्राप्ति होती है। आर्थिक गतिविधियों के अलग अलग फैक्टर्स यानी कारक होते हैं, जैसे उत्पादन, निवेश, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, व्यापार इत्यादि। इन सब का मकसद होता है लाभ कमाना, यानी घाटा भी होता है। तो कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मानव की सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, निवेश, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, व्यापार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक प्रकार की कंप्लीट डिफिनेशन हो गई, जो अभी तक शाब्दिक परिभाषा बताई गई और इसकी कंप्लीट डिफिनेशन हो गई। अब बात हम ये करते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसको अध्ययन की दृष्टि से कितनी शाखाओं में बांटा गया है, उसकी बात करते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए, अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र इसे मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। एक को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहीं पर दूसरा जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात हम लोग करते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका मतलब क्या है। तो कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर या इंडिविजुअल लेवल पर या व्यक्तिगत स्तर पर किया जाए, जैसे ग्राहक विक्रेता के संबंधों के स्तर पर, उत्पादक उपभोक्ता के संबंधों के स्तर पर, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत निवेश, व्यक्तिगत व्यापार इत्यादि। तो उसे कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। तो वहीं पर आप जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है यानी अर्थात इकोनॉमिक्स, इसके भी जनक कौन से हैं? एडम स्मिथ है।
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी शास्त्रीय अर्थशास्त्र, प्योर इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं विशुद्ध अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कह लीजिए चाहे प्योर इकोनॉमिक्स कह लीजिए, वो सब व्यष्टि अर्थशास्त्री होता है। तो अब हम बात ये करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन व्यापक स्तर पर किया जाए, यानी ब्रॉड लेवल पर किया जाए, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इंडिविजुअल नहीं होता है, जैसे ग्राम स्तर पर किया जाए, समुदाय स्तर पर किया जाए, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी यहाँ पर देखा जाए समष्टि रूप में अध्ययन किया जाता है, व्यापक स्तर पर किया जाता है, तो उसे कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके जनक जो हैं वो हैं J.M. कीन्स, यानी इनको कहते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। तो यहाँ पर तो अब अगर हम देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, अगर बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र पे भी चले जाते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए अगर इसका एक उदाहरण दिया जाए तो आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपका व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय इसे कहते हैं पर्सनल इनकम। तो ये आपका हो गया, देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का भाग हो गया। तो वहीं पर अगर यहां लिखा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम पूरे देश की राष्ट्रीय आय हो गई। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का भाग है वो व्यक्तिगत आय है, तो वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का जो भाग है राष्ट्रीय आय है। उसी तरह से मान लीजिए यहां पर व्यक्तिगत व्यापार लिखते हैं, व्यक्तिगत व्यापार, तो यहां पर देखा जाए किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यापार की बात की जा रही है। तो वहीं पर मान लीजिए यहां पे हो गया किसी देश का अन्य देशों से जो व्यापार होता है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहां पर आप देखते हैं कि दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में और भी चीजें होती है, इससे मान लीजिए आपका राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति इंग्लिश में कहते हैं इसे फिस्कल पॉलिसी। तो वहीं पर मौद्रिक नीति इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और इसी तरह से अन्य चीजें भी, इसे बेरोजगारी, गरीबी, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का भाग है। अब यहां पर ये बात ये करते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि शब्द है और समष्टि अर्थशास्त्र में जो समष्टि शब्द है, इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया। एग्जाम में कई एग्जाम पूछा जा चुका है कि माइक्रो एंड मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रेगनर फ्रिश। तो रेगनर फ्रिश नामक अर्थशास्त्री ने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर आपने देखा कि अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।